अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। अगर हम सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो पंजाब के जो ये 3 दरिया हैं, रावी, सतलुज और चनाब, अभी तक किसी मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, किसी पे दरमियाने दर्जे का सैलाब है। लेकिन अब ये जिस तरीके से दरिया बहते हुए सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं तो सिंध में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। गुड्डू बैराज की बात कर ली जाए, सक्कर बैराज की बात कर ली जाए, वहां पर भी पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। आज हम रावी की बात करें तो जो आबादियां हैं वहां पर पानी दाखिल हो गया। लाहौर शहर की जो आबादियां हैं वहां पर पानी दाखिल हो गया। अभी तक हाई अलर्ट है, एक्सट्रीमली हाई रिस्क एरियाज हैं लाहौर के अंदर। अगर हम हेड गंडा सिंह की बात करें तो शाम को फिर ये खबरें आ रही थी कि भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ा जा रहा है और मजीद पानी की सतह बुलंद होती हुई नजर आ रही है। अगर हम सराइकी बेल्ट की बात करें वहां पर भी यही सूरत हाल है। जो चनाब का हेड कादराबाद से गुजरा, खानकी से गुजरा, वो अब चिनियोट और झंग की जानिब बढ़ रहा है। वहां पर पहुंच रहा है सैलाबी रैला और वहां पर अब हाई अलर्ट कर दिया गया है। सूरत हाल वहां पर भी गंभीर है। ऐसी तमाम सूरत हाल में बारिशों का नया स्पेल भी दाखिल हो चुका है। आज पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश होती रही। लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी कभी बूंदाबांदी होती रही, कभी तेज़ बारिश होती रही। 2 से 3 रोज़ बारिशों के हवाले से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन आज हम जिस जगह खड़े हैं, हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख इमदाद का ऐलान भी कर दिया गया। क्या हुकूमत से जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं आवाम की जानिब से, हमारी जानिब से और आप सब की जानिब से, क्या हुकूमत उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रही है? क्या हुकूमत उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर भी सकती है? और डैम की बात हो रही है, आबी ज़खायर की बात हो रही है, क्या डैम्स बना लेने से भी ये मसला जो सैलाबों का है ये हल हो जाएगा? राना साहब, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बहस डैम के हवाले से हुई। अब कालाबाग डैम की भी बात हो रही थी, वो मियाँ वाली की बात हो रही थी, लेकिन जब यहाँ से बात हुई कि सियालकोट से ये सैलाबी रैला शुरू हुआ है, ये चनाब का गया है और कादराबाद से खानकी से होता हुआ आगे तक गया है, तो इसको तो फिर भी नहीं रोका जा सकता। तो ये डैम्स क्या मदद दे रहे होंगे? इस तरह की एक बहस सोशल मीडिया पे आज जनरेट हुई, आप इस पे क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, आप एक बड़ा डैम बना दें, कालाबाग डैम, ठीक है। ये जो आपका सिंध में पानी जा रहा है, ये जो आपके ग्लेशियर और दीगर पानी जो है, आप देखें कि वो किसी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं ना। एकदम आवाज़ आती है कि ग्लेशियर पिघलने से फलां हो गया, फलां चीज़ से फलां हो गया। भारत के अंदर पाकिस्तान की निस्बत सैलाब से नुकसानात कम क्यों हैं? हाँ, उनके डैम्स भी हैं और उनकी मशीनरी भी। अगर आपने वीडियोस देखी हो राना साहब, क्या मशीनरी उन्होंने लगाई हुई है। ठीक, हमारे पास सियासतदान ज़्यादा है, हमारे पास तनकीद करने वाले ज़्यादा हैं, हमारे पास जी हजूरी करने वाले ज़्यादा हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात। भाई, डैम किस लिए बनता है? पानी को ज़हीरा करने के लिए। ये जितना पानी आ रहा है, ये अरबों डॉलर का पानी हम ज़ाया कर रहे हैं, ये पानी आखिर कहाँ जाएगा? समंदर में। अगर हमारे डैम बने होते, अगर हमारे पास डैम की सहूलियात होती, बिजली भी बनती, पानी ज़हीरा भी होता, और एक अगर नुकसान हो गया तो उस नुकसान से बचने के लिए या उन अखराजात को पूरा करने के लिए अपनी कौम को हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। सही, हम नहीं कर सके ना, हम बिल्कुल नहीं कर सके। दूसरी बात, मैं खुद इस चीज़ का हामी हूँ, ज़ाती हैसियत, कि आज अगर 4 की बजाय 8 सूबे होते तो शायद इंतज़ाम बहुत बेहतर होता, शायद बहुत सी चीज़ें जो है तकसीम हो जाती, पावर्स भी नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, इंतजामिया के पास चले जाती, सारा कुछ होता। अब मुझे समझ नहीं आती, हम कल से सुन रहे हैं, परसों से सुन रहे हैं कि जी बड़ा रिलीफ का काम हो रहा है, हम परसों से सुन रहे हैं कि बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है। मुझे बता देना कहाँ पे हो रहा है? क्या सियालकोट की बिजली बहाल हो गई? क्या सियालकोट में बारिश का पानी निकल गया? क्या जिन इलाकों में अब बारिश हो रही है वहाँ पे सब अच्छा हो गया? क्या किसी ने तसव्वुर किया था कि लाहौर शहर के मुख्तलिफ जगहों पे पानी आ जाएगा? क्या कब्जा माफिया के खिलाफ अब तक FIR दर्ज हुई? क्या कब्जा माफिया को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हुई? क्या उनका नाम भी लिया गया? नाम भी लिया गया, मुझे बताएं। क्या इससे भी आगे आ जाए ना जरा,
क्या आपने अभी तक कोई तहमीना दिया? हाँ। क्या आपने अभी तक कोई एक ऐसी चीज की? क्या आपके हुकूमत के, चाहे मैं कह रहा हूं किसी की भी हुकूमत है, चाहे वो KPK से हो, चाहे पंजाब से हो, अब सिंध में जा रहा है, क्या अगर आप इस सारी चीज़ों से फौज को माइनस कर दें तो क्या पल्ले हैं इनके? पल्ले क्या है? क्या लेकर आएंगे? बिल्कुल। क्या करेंगे? आप पता क्या हो रहा है? आप विजिट हो रहे हैं, फलां वजीर की फलां ड्यूटी है, फलां वजीर की। ये सैलाब के आने से पहले क्यों नहीं ड्यूटियां लगी? हाँ जी। ये सैलाब के आने से पहले क्यों नहीं रोका गया? किसको नहीं पता था? हमने खुद इकरार किया। ख्वाजा आसफ एक जुम्मेदार शख्स हैं, वो कहते हैं इसमें इंडिया का कोई कसूर नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं कि इंडिया की अभी जारियत है। जी जी, ऐसे ही है। आपको इंडिया से कोई फूल तो नहीं आने थे ना? इंडिया से आपको हमेशा नफरत ही आनी है। उन्होंने आपको बता दिया जब हम पानी छोड़ने लगे हैं। आपने क्या किया? कोई इंतजाम किया? ये कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत नहीं बताया हमें, वैसे उन्होंने जो है ना सिफारिश। चले वैसे बता दिया, मुझे बताएं किसी को थप्पड़ मार के फिर बताना होता है? अच्छा, इसमें भी रान साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, वो ये हो रही है कि भारत तो खुद सैलाब की जद में है, तो भारत तो अपने उनके जिस तरह से देख लें, उनका भी ज़र्री कितना रकबा है कि जो खुद सैलाब की जद में है, तो वो तो जब इतना स्टोर नहीं कर सके तो उन्होंने छोड़ना ही था, और हमेशा पानी नीचे की तरफ आता है। भाई हम किसी मुल्क की तरफ देखते क्यों हैं? हाँ। एक अपने दुश्मन की तरफ क्यों देखते हैं? पहले हम कहते हैं पानी बंद किया छड़ना नहीं थानू, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ तो साढ़े वाल छड्या, ਹੁਣ भी नहीं थानू नहीं छड़ना। भाई हमें अपने बंदोबस्त करने होंगे, हमें अपने मुल्क के अंदर जितना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, कुदरती आफात का कोई मुकाबला नहीं, बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं, दुनिया की कोई ताकत कोई मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन जितने नुकसान से बचा जा सकता वो तो है ना। आपको मैं एक बात करता हूँ कि मुझे एक हुकूमती वजीर दिखा दें, एक मुझे कोई ऐसा लीडर दिखा दें जी, जो जिसके मुंह से ये निकला हो कि जनाब ठहर जाएं, पहले हम कार्रवाई शुरू करते हैं। ऐसे ही है। यहाँ पर तो ये होता था कि जनाब आप अस्पताल में गए, अगर मेडिसिन नहीं है, अगर किसी ने नाहली की है, मौतल। हाँ जी, ठीक है, आप फलां जगह गए, मौतल। और अब क्यों नहीं कोई किसी सरकारी अफसर को मुअत्तल किया जा रहा जिसने NOC जारी की है? ऐसे ही अब क्यों नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही? हाँ बिल्कुल। अब कब कहाँ कौन करेगा? खान साहब, कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा ना बड़ा एक अहम नुक्ता है, आज जब लाहौर के हवाले से खबर आ रही थी, मैं खुद सुबह उठा, मैंने देखा कि जाके क्या हालात हैं देखने चाहिए वहाँ पर। ठीक है, ये रेस्क्यू की टीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कई इलाकों में पुलिस वालों की भी जो हमें वीडियोज़ आ रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर राना साहब सूरत हाल ये थी जो मैंने खुद देखी कि लोग बेचारे जिनके घर अंदर आ गए हैं, अब वो ना दूर खड़े हुए हैं क्योंकि रास्ता उन्होंने बंद कर दिया, कार्डन ऑफ कर दिया उसको, और वो उधर खड़े हुए हैं, तो उधर जो पुलिस वाले खड़े हुए थे वो उनको धक्के दे रहे हैं, वो उनसे बद कलामी कर रहे हैं, गालियों तक मामला आ रहा है, और वो लोग खड़े हुए हैं और अपना सब कुछ डूबता हुआ ना दूर से देख रहे हैं। ठीक है, उनको भेजना चाहिए, लोगों को भी ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनकी जमा पूंजी बिल्कुल ज़ाया हो गई, रान साहब चले वो निकालना चाह रहे हैं, उसका तरीका होना चाहिए। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने पुलिस वाले को वहाँ पे कहा, मैं कहा यार उनके घर हैं और वो ये देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, तो आप उनसे कम से कम तरीके से बात कर लें। जमा पूंजी होती है इंसान की पूरी जिंदगी। सर घर बनाते लग समझ जाती है, वो सोचता है कि मैं ये घर बना ली, मैं अगर नहीं भी रहूँगा मेरे बच्चे जो हैं, हाँ जी, उनके लिए कोई ना कोई ये छत होगी। आप ज़रा उन लोगों को देखिएगा, ये कहती है ना कि कोई नुकसान नहीं होगा जी, अभी नहीं, अभी नुकसान रह कौन सा गया है? हाँ, हमें मुआशी तौर पर कंगाल हो गए, हम कंगाल, बिल्कुल, हमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। हम बहुत बड़े बनते हैं जी, हम बहुत ठीक हैं, हम मुआशी मुल्क थे ना, पहले हमें बारदाना ने हमें मरवाया, बिल्कुल। अब हमें ये सारी जो चीज़ें निकली, अब पाकिस्तान के ज़रा निकाल के देख लेना, नक्शा सामने रख लें, पंजाब का रख लें पहले, हाँ जी, कितने इलाके हैं जो बच गए हैं? सब अंडर थ्रेट, जो जिधर नहीं पानी पहुंचा वो अंडर थ्रेट जरूर है, बिल्कुल। कितने इलाके ऐसे हैं जहां पे अब फसल बची है जो पूरे पाकिस्तान को दे सकेंगे? हाँ जी, KPK पहले गया, उस बलोचिस्तान में भी नुकसान हुआ, GB गया, कश्मीर में नुकसान हुआ, अब सिंध के अंदर तो खौफनाक सूरत हाल हो सकती है, इसलिए कि 3 दरिया इकट्ठे होने हैं, यहाँ पे तकसीम थे, वहां इकट्ठे होने हैं। मैंने सुबह फोन किया कसूर, तो मुझे उसने कहा भाईजान मैं आप ही को फ़ोन करने लगा था कि आपने रात को कहा था यार कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नेट से आती है ना, इंफॉर्मेशन के भारत वहाँ पे और पानी छोड़ने लगा कसूर की।
उसने कहा उसने छोड़ दिया। हाँ जी, छोड़ उसने दिया, कहा इतना छोड़ दिया और मजीद आने लगा। पानी की सतह बुलंद हुई है कसूर में, हेड गंडा सिंह वाला पे भी, और अब तो जेहलुम के ऊपर भी वो छोड़ दिया है। अब तो वो जो हमारा है मंगला वाली साइड पे उस तरफ भी जो सूरत हाल है वो ऐसी है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सैलाबी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ़ मकामात जो मुख्तलिफ़ दरिया जहाँ से गुज़र रहे हैं उस पर हम अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। चिन्योट से बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं, झंग से इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर में हनीफ खान है और कसूर में तनवीर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। पहले कसूर का रुख करते हैं। तनवीर, आप ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा था कि मज़ीद पानी भारत की जानिब से हेड गंडा सिंह वाला पर छोड़ा गया है और सतह बुलंद हुई है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त जो है वो सूरत हाल जो है वो एक्सट्रीम हाई लेवल का जो है वो सतलुज में आया है। जो हमारी मालूमात है, हमने अपनी ज़िंदगी में इतना जो है वो पानी नहीं देखा कि पाकिस्तान की तारीख में जो है वो 1988 में जो फ्लड आया था उससे भी हम जो है वो ऊपर अब पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो है वो 3,90,000 क्यूसिक के करीब जो है वो पानी हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इसका बहाव है और सतह जो है वो तकरीबन 25 फीट के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। आप इस बात का ये अंदाजा कर सकते हैं कि 2 घंटों के अंदर अंदर जब हम कवरेज कर रहे थे तो बोर्ड के अंदर हम मौजूद थे, 2 घंटों के अंदर अंदर जो है वो 1,30,000 क्यूसिक का जो है वो रेला भारत की तरफ से पाकिस्तान की हदूद में कसूर के मुकाम पर दाखिल हुआ है, जिससे जो है वो हर तरफ जो है वो पानी ही पानी, कई फीट जो है वो घरों में पानी इस वक्त जो है वो खड़ा है। और खसूसन मैं आपको यहाँ ये भी बताऊं कि जो तलवार पोस्ट है, जो हमारा आरबी हिफाजती बंद है, उस पर कैंप लगे हुए थे, उन्हें अब जो है वो उखाड़ा जा रहा है। उन्हें वहां से जो है वो लोगों को, मीडिया को, तमाम लोगों को वहां से निकलने का कहा जा रहा है और क्योंकि वहां उस बंद को के टूटने का भी खदशा है और ताकि कसूर को बचाने के लिए अब ये हिकमत अमली तय की जा रही है कि उस बंद को कहीं ना कहीं से मजीद जो है वो तोड़ा जाए ताकि पानी का प्रेशर जो है वो गंडा सिंह वाला से जो है वो कसूर की तरफ जो है वो ना आ सके। अब सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है, हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। कुदरती आफत को जो है वो बुज़दिल भारत ने जानबूझकर जो है वो पानी का बहाव बढ़ाकर जो है वो सतलुज में अब इसे हमारे लिए जो है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना दिया है। लोग परेशान है। तनवीर साहब, कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है अगर ओवरऑल देखा जाए ये 3-4 दिनों में? कितना नुकसान हो गया? कितने देहात जो हैं ये मुकम्मल तौर पर इसकी जद में आए हैं और कल से लेकर अब ये जो गंडा सिंह वाला पानी आया है यहाँ पर मज़ीद कितना नुकसान हुआ है? फसल जो है वो काश्त वो कितनी हुई है और घर कितने, मवाशी कितने, कोई इसमें इस हवाले से कोई आपके पास तफसीलात आई? जी बिल्कुल, हमने सुबह डिप्टी कमिश्नर से जो है वो 92 के फोरम से जो बात की थी वो भी हम मंजर आम पर लेके आए थे कि पहली दफ़ा जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो हमारे सामने अदादोशुमार रखे थे वो हैरान कुन थे कि जब पानी 2,61,000 क्यूसिक पर था उस वक्त जो है वो 250 जो एकड़ रकबा था, 300 एकड़ के करीब जो वो दरिया बुर्द हो चुका था, मगर अब जो है वो पानी उससे कई गुना जो है वो ज़्यादा है। और हमारी जो इतला है, हमारी जब उनसे ये बात हुई तो 400 एकड़ के करीब रकबा जो है वो दरिया बुर्द हो चुका है, जो सफा हस्ती से मिट चुका है और तकरीबन 76 से 80 हज़ार एकड़ रकबा जो है उस पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। धान की फसलें है, मकई की फसल है, तिल की फसल है, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। 76 से 80 जो हज़ार एकड़ रकबा है। इसे अगर जब हमने डिप्टी कमिश्नर से इसरार किया तो उनका कहना था कि अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, मगर अरबों रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है। 5 साल तक जो है वो किसान मुआशी तौर पर खड़े नहीं हो सकेंगे क्योंकि अभी तक जो है वो 2023 का नुकसान उन्हें नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। दूर रस असरात होंगे। आप हमारे साथ ही रहिए तनवीर, हम झंग का रुख करेंगे। इमरान हमारे साथ हैं। इमरान, आप ये बताइएगा कि झंग में इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितना इलाका ज़ेरे आब आया है? कौन से अंडर थ्रेट हैं बताया जा रहा है? कितने इलाके को खाली करवाया गया? क्या नुकसान हुआ? बिल्कुल, दरिया चिनाब में आने वाला जो बड़ा सैलाबी रेला था वो चिन्योट में तबाही मचाने के बाद इस वक्त झंग की हदूद में दाखिल हो गया और इस वक्त तक उसने झंग के 119 देहातों को, मौजाजात को जो है वो मुतासिर किया है।
चुनपुल के मकाम पर पानी का जब बहाव ज्यादा हुआ तो जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो इस बहाव को कम करने के लिए जो है वो रेलवे ट्रैक पर 3 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कंट्रोल धमाके किए, जिससे रेलवे जो ट्रैक है वो उसमें शगाब पड़ा है, ताकि जो बड़ा रेला आ रहा है इसका न सिर्फ जो है रुख मोड़ा जाए बल्कि इसके कंट्रोल, इसकी जो रफ्तार है वो भी कम की जाए। और यही वजह है कि उसके बाद जो है वो सैलाबी रेला जो है उसने रुख तो तब्दील किया है, मगर फिर भी तेजी से इस वक्त जो है वो सैलाबी रेला झंग शहर की जानिब से, झंग शहर की हिफाजती जो बंद है वहां पर उस जानिब जो है वो गामजान है। और चंद ही घंटों तक ये जो रेला है ये तलीमू बराज के मकाम पर पहुंचेगा। 119 जो मदद मुतासिर है उस पर, उसमें हजारों एकड़ अराजी पर जो खड़ी फसलें हैं वो इस वक्त सैलाबी पानी की लपेट में है। झंग की जो सबसे मसरूफ तरीन शहरा है सरगोदा रोड, वो इस वक्त सैलाबी पानी की लपेट में है और इसे जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त जो है वो जिला इंतजामी के से जो अदाशुमार बताए गए हैं, झंग के जो 43 सरकारी स्कूल्स हैं उसमें सैलाबी पानी दाखिल हो गया और वहां पर जो तलीमी सरगर्मियां हैं वो भी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई हैं। जिला इंतजामिया के तर्जमान के मुताबिक अब तक सिविल इंतजामिया और पाक फौज के जवानों ने जो है वो सैलाब ज़दा जो इलाका जात है वहाँ के जो मकीन है उन्हें वहाँ से अब तक जो रेस्क्यू किया गया है उसकी जो तादाद बताई जा रही है वो 2,41,000 से ज़ायद बताई जा रही है कि जिन्हें वहाँ से जो है वो निकाला गया है और महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया गया। इसके साथ साथ फलाई तंजीमों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खनीफ खान आप रावी पे मौजूद हैं, रावी की क्या पोजीशन है भाई? बड़ा खौफ पैदा हुआ था कि लाहौर में मोनलवाल और दीगर जगहों पे जब पानी है, रावी की क्या पोजीशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर दरियाए रावी पर शाहदरा के मकाम की बात करें तो यहाँ पर आज जो पानी रिकॉर्ड किया गया है शाम 6:30 बजे वो 1,59,847 क्यूसिक है। ये पानी जो है सुबह के वक्त जो था वो 1,90,000 क्यूसिक था, जबकि इससे पहले जो इंतहाई दर्जे का जो सैलाब निकला था 2,19,000 क्यूसिक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह यहाँ पर जो पानी की सतह की बात की जाए तो पानी का जो बहाव है वो कमी आ रही है और इस वक्त भी जो है 1,59,847 क्यूसिक जो है पानी जो है रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम यहाँ पर दरियाए रावी की गुंजाइश की बात करें शाहदरा के मुकाम पर तो 2.5 लाख जो है 2,50,000 क्यूसिक जो है पानी जो है दरियाए रावी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इसकी ये जो पानी बर्दाश्त नहीं कर पाया इसकी बड़ी वजह ये एक ही है कि गैर कानूनी आबादियाँ जो है आबाद की गई हैं। इसके अलावा इसका जो बेड है दरिया का वो ऊपर हो गया था, जिसकी वजह से 2,19,000 क्यूसिक पानी से ही जो है लाहौर के इलाके जो है मुतासिर होना शुरू हो गए थे। लाहौर के जो इलाके मुतासिर हुए हैं इनमें जो है फ़रखाबाद का एरिया है, इसके अलावा बदामी बाग है, इसके बाद करोल है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो और ठोकर पर कुछ वाक़या जो हाउसिंग स्कीमें हैं गैर निजी हाउसिंग स्कीमें वो मुतासिर हुए हैं, वहाँ पर पानी जो है दाखिल हो गया है। लोगों को वहाँ पर जो है अपना फलाही तंजीमों ने और दूसरे रेस्क्यू वगैरह ने बचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद जो है कई लोग फंसे भी रहे हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा भी हुआ है। इस तरह हम पानी के बहाव की शाहदरा के मकाम पर बात करें तो अब तक मजमूई तौर पर 60,000 क्यूसिक जो है पानी जो है वो कम रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि दरियाए रावी शाहदरा के मकाम से जो पानी आगे जाता जाएगा यानी कि बल्लो की मकाम पर सिदराई के मकाम पर वहाँ पर इस तरह पानी का जो भाव है आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इस तरह जसड़ के चूँकि जब भारत से पानी जब पाकिस्तान में दाखिल होता है जसड़ के मकाम पर वहाँ से जो गेज रिकॉर्ड की गई है 82,000 क्यूसिक है। इसी तरह जसड़ के मकाम से थोड़ा सा आगे आए तो रावी सैफन है, वहाँ पर जो पानी की जो मिकदार रिकॉर्ड की गई है वहाँ पर ठीक है। अभी शाहदरा के मकाम पे आप हैं और वहाँ पे सुबह से लेके अभी तक जो है कमी देखी गई है, कुछ सतह कम हुई है। अगर हम चिन्योट की बात करें, बिलाल आप हमें बताएं कि बड़ा खौफनाक सैलाब आ रहा था, पानी जिस मिकदार में जिस फ्लो के साथ जो प्रेशर था वो आ रहा था, हमने पीछे खानकी से देखा, कादराबाद से देखा, फिर चिन्योट की तरफ सबकी नज़रें थी और बड़ा थ्रेट था। इस वक्त क्या सूरत हाल है चिन्योट में? वो थ्रेट उसी तरह से ही बरकरार है और पानी की जो सतह है वो तकरीबन यहाँ पर 8,50,000 का सैलाबी रेला इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है और जिस इंटेंसिटी के साथ पानी पीछे से आ रहा था उसी इंटेंसिटी और प्रेशर के साथ पानी यहाँ से गुजर कर
तबाहकारियाँ उसकी जो है वो जारी हैं और चनियोट के तकरीबन 100 से ज़ायद देहात जो हैं और मौजाजात जो हैं वो सैलाब के पानी की जद में आए और ख़ास तौर पर चनियोट से जो झंग रोड है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। उस सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और वहाँ पर जो मकीन थे वो अब सड़कों पर हैं। पहले 1988 में हुआ और उसके बाद सैलाब देखने में नहीं आया और अब 18 हज़ारी की जानिब जिस तरह आप बता रहे हैं एडतरीमू की जानिब ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ शहरों से हमें आगाह किया। बिलाल आपका शुक्रिया, इमरान, हनीफ और तनवीर आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात वेलकम बैक जी। जिस तरह हम सैलाबी सूरत हाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मसला ये है कि ये बहस तो जितनी की जाए कम है कि क्यों हमने जो दरिया का हिस्सा है वहाँ पर आबादियाँ बनाई, वहाँ पर होटल्स बनाए गए, ये सब कुछ क्यों हुआ। लेकिन जहाँ हम ये बात कर रहे हैं वहाँ वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक साहब भी एक शिकवा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी गरीब का होटल नहीं है दरिया के अंदर, ये ताकतवर लोगों के रिजॉर्ट्स हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि 10 ताकतवर लोगों के रिजॉर्ट्स बचाने के लिए आम आबादियों को जो है उस तरफ पानी कर दिया गया। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। ये वो सूरत हाल है कि पहले हमने देखा था कुछ मामलात के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब कुछ एतराज़ करते हुए नजर आ रहे थे, पुलों के हवाले से भी उन्होंने बात कही कि उसमें करप्शन होती है। और अब वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली इस किस्म की बात कर रहे हैं कि पूरी पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई 10 रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए। उन्होंने क्या कहा था वो भी हम आपको सुनाएंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं। कोहिस्तानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सैलाबी सूरत हाल है, पूरा पाकिस्तान परेशान है, खुसूसी तौर पर जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है, और मुसद्दिक मलिक साहब का ऐसा बयान आ जाना गवर्नमेंट में होते हुए सर शिकवा करना मुनासिब लगता है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि इस वक्त हम सबको मिलकर जो हमारा फोकस है वो जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब में, इसी तरह हमारे आपने देखा कि अस्करी क़यादत फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब आज पंजाब के मुतासर इलाकों का दौरा किया है। करतारपुर दरबार साहब में वहाँ के सिख बरादरी से उन्होंने मुलाकात की है, इज़हार यकजहती की है। उसकी जल्द बहाली के लिए जो पंजाब हुकूमत भी इक़दाम किए हैं और आज पंजाब करतारपुर जो दरबार साहब है वहाँ से पानी निकाला गया है। इसी तरह जो हमारे भाई इस वक्त जहाँ पानी मौजूद है या आगे जहाँ पानी जा रहा है, जहाँ जिससे मुतासर हुए पंजाब के बासी, लाहौर के बासी, सियालकोट के बासी, इसी तरह आगे साउथ पंजाब में ये पानी जाएगा। तो हमारी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और कम से कम नुकसान हो। और आपने देखा कि जो KPK में 500 से ज़्यादा अमवात हुई, और इस वक्त 800 से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में ये अमवात हो चुकी है। मतलब 2022 में भी सैलाब आया था तो बड़ा नुकसान हुआ था, मगर उसमें 100 हमारी कीमती जानें गई। तो इस वक्त इस दफ़ा हमारी बहुत सी कीमती जानें KPK में गई है, पूरा पाकिस्तान इसका सफ़र कर रहा है। तो बात जो आप मुसद्दिक मलिक साहब के हवाले से कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कर रहे हैं। खेलदास साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये सूबों के पास जी। तो चलें, KPK में तो आपकी हुकूमत नहीं है, हम उसको साइड पे कर देते हैं। पंजाब में आपकी हुकूमत है, वफाक में आप बैठे हैं, सिंध में आपके इत्तेहादी बैठे हैं, बलूचिस्तान में आपके इत्तेहादी बैठे हैं। तो ये 10 रिजॉर्ट की जो बात कर रहे हैं, ये किस सूबे की कर रहे हैं मुसद्दिक साहब? और वो 10 रिजॉर्ट क्या KPK में है? देखें, बात ये हकीकत है कि ये कब्ज़े KPK में भी है, ये कब्ज़े पंजाब में भी है, ये कब्ज़े सिंध में भी है। और ये एक सूबे का मसला नहीं है, चारों सूबे बल्कि मुल्क सफ़र कर रहा है। ये जो लोग है, बिल्डर माफिया है, जिसको तो किसने इनके खिलाफ एक्शन लेना है? जो ज़मीनें खरीद कर रहा हूँ, किसने इसके खिलाफ एक्शन लेना है? हुकूमतों ने लेना है, हमें लेना है। तो ये मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैं कब कहता हूँ, मैं यही
मैं यही आपको बता रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास में जो ये नशर हुई है बात, उन्होंने कहा है, और जो डैम के हवाले से या पानी जो ज़ख़ीरा करना है, जैसे जो पानी आता है हर सूबे में से पानी जो है उसको करने के लिए कौमी हिकमत अमली और तमाम में हम आहंगी के तहत एक फ़ैसले होने, 2 महीने पहले भी वज़ीर आज़म ने इजलास किया है, अब दोबारा उसका इजलास बुला रहे हैं। तो अब ये जो मौसमियाती तब्दीली है, ये जो मौजूदा इस खित्ते को, हमारे मुल्क को जो हालात है, उसमें हमें मिल बैठ कर हम आहंगी से हम देखें। ये जो बात मुसद्दिक साहब ने सही कहा है कि एक दूसरे से शक है, एक सूबे का, एक दूसरा सूबा समझता है पंजाब मेरा रोक रहा है, फलाना बोलता है ये हो रहा है। ये बात नहीं है। बात ये कि हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है, तमाम सूबों के लिए सोचना है, और इत्तेफाक उसी में होता है। फैसले तभी पायदार होंगे जब हम सब मिलकर फैसला करेंगे। तो वक्त आपकी बात सही है, हम सब हुकूमतों का फर्ज है, हमें सबको ये आइंदा रोकना पड़ेगा जो हमारी ज़राई ज़मीन को इसमें सोसाइटियों में तब्दील करने, तो ये हुकूमतों को इसकी ये मंजूरी भी हुकूमतें देती है, और ये एक हुकूमत की भी बात नहीं है। ये मैं कह दूं कि हमने नहीं किया, दूसरे ने किया, दूसरा के आप लोगों की हुकूमतें तो कई आई है कई गई है। तो मैं समझता हूँ ये बात मुसद्दिक की दुरुस्त है कि ये जो माफियाज हैं या जो ये इतना ज़मीनें खरीद कर ये सोसाइटियाँ बनाने, वो ताकतवर तो लोग हैं, ये कोई गरीब आदमी तो काम नहीं करेगा ना। ये बात हकीकत है, तो हकायक से बात करनी चाहिए, मगर वक्त ज़रूरत इस बात की है। जी ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने भी बयान दिए, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं वो सियालकोट वहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई और 3 नाले थे, तीनों नालों में इसी तरह तजावज़ात थी, इसी तरह कोई गुज़रगाहें रोकी गई थी, कोई घर बने हुए थे, कोई इसी किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज़ थी। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे मुसद्दिक मलिक साहब बात कर रहे हैं, वहीं पे मरियम नवाज़ साहिबा भी बात कर रही हैं, अज़मा बुखारी साहिबा भी बात कर रही हैं, ख्वाजा आसिफ भी बात कर रहे हैं। सारी हिरार्की, अभी मैं सुन रहा था जो यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, वो भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे थे कि गुज़रगाहों पर तो इस किस्म की नहीं बननी चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये होना चाहिए, क्या इस पर कोई कमीशन बनना चाहिए? कमीशन बन के जो लोग इसमें मुलविस, कोई पीटीआई का हो, कोई मुस्लिम लीग नून का हो, जिसका भी हो, जिसने भी ये गुज़रगाहें रोकी हैं, उसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है लोगों का। अच्छी बात है, चले जानी नुकसान ही हुआ, माली नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं, ये सारा जो है वो निज़ाम ज़िंदगी बहाल होने में बड़ा वक्त लग जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि मरकज़ी हुकूमत को, पंजाब को इस पर कमीशन बनाना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए उनको जो इसके ज़िम्मेदार हैं और उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए? देखें, पहली बात मैं आपको ये दावा से कर सकता हूँ, जो पंजाब में भारत से पानी आया है, जिस तेज़ी से पानी आया है, जिस तबाही से आया है, हुकूमत ने और पूरी कोशिश की कम से कम नुकसान हो, और रिलीफ के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा के वज़ीर आज़म भी इसको लीड कर रहे हैं, तमाम वफाकी वज़रा भी और सूबाई वज़रा वहाँ मौजूद है, और सिविलियन और अस्करी, हमारे फ़ौजी और हमारे पुलिस, तमाम 112 सब ने मिलकर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मैं समझता हूँ अगर किसी भी दूसरे सूबे में इस तरह पानी आता, बहुत बड़ी तबाही होती। गवर्नेंस तो बेहतर है। जो बात आप कह रहे हैं, बात कमीशन की नहीं है, बात पॉलिसी की है। मैं ये बिल्कुल बात आप दुरुस्त कर रहे हैं, लोगों की फसलें तबाह हुई, लोगों के घरों में पानी गए, मगर नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हमने कीमती जानों को बचाया है। हमने आज जो लोग फंसे हुए हैं, देखो गवर्नेंस की जरूरत होती है, रेस्क्यू की जरूरत होती है, लोगों को पानी से निकालना, महफूज जगहों पे पहुंचाना, उनको रिलीफ देना, ये सब हुकूमत काम कर रही है। ये जो इतना तेजी से पानी आया, ये जो इतनी आफत आई, मैं कहता हूं किसी भी दूसरे सूबे में, जो बात आप कह रहे हैं कि कमीशन, मैं कहता हूं कमीशन, कोई भी शख्स
शख्स हो, इस हुकूमत में बैठा हो, इससे पहले किसी पार्टी में, ये बात जमात की नहीं है, ये कौमी पॉलिसी बननी चाहिए। जिसने भी कब्जे किए, जो भी कुदरती रास्तों को रोका हुआ है, उनको बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी हर साल आता है, 5 साल के बाद आएगा, 2 साल के बाद। तो हमें ये जो कुदरती रास्ते हैं उनको, नेचुरल रास्तों को, फितरत को छेड़ना नहीं है। तो ये किसी शख्स की बात नहीं है, किसी एक बिल्डर की बात नहीं है। इसी तनाजुर में एक ज़िमनी सवाल ये है कि क्या किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, वो वज़ीर आज़म साहब हों, वो कोई भी वज़ीर आला हों, किसी भी सूबे के हों, क्या उनके लिए ऐसे हालात में जब उनको पता लग गया तो कोई निशानदही करना कि ये दरिया का एरिया बनता है, ये आबी गुजरगाह है, इधर ये तजावुज़ात हैं, एक ऑर्डर था कि जिन जिन लोगों ने ये किया उनकी लिस्टें मुरतब की जाएं, उनकी गिरफ्तारियां डाल देते तो शायद जिनका नुकसान हुआ है उनको ये लगता कि हुकूमत एक्टिव है, हमारा नुकसान जिनकी वजह से हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इतना मुश्किल नहीं था। देखें, ये आप जिस तरह फरमा रहे हैं, आपकी जो राय है मैं उससे इत्तेफाक करता हूं, मगर बात ये कि ये एक दिन की एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इतने हज़ारों लोग आबाद हैं जिन्होंने कीमती वहाँ पे सिड़पकारी की हुई है, लोगों के घर है, क्या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो घर टूट जाएंगे? इस तरह नहीं है। इसके लिए मुकम्मल एक पॉलिसी बननी चाहिए और बनाएगी, हम बनाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने आज भी कहा है कि ये हम सब मिलकर सारे सूबे बैठकर इस पे हम ज़ेरे गौर करेंगे, आप पॉलिसी बनाएंगे। कोहिस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे हैं कि उन घरों को गिरा दिया जाए, वो तो लोगों ने, बेचारों ने अपनी जमा पूंजी से खरीदे हैं और वो वहाँ पर घर बनाए हैं, लेकिन जिन्होंने उसकी इजाज़त दी, जिन्होंने वो ज़मीनें खरीदी, जिन्होंने वो ज़मीनें आबाद करने के लिए लोगों को झांसा दिया, हम उनके खिलाफ कार्रवाई का कह रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में जो, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अब ऐसी सूरत हाल है कि कुछ सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐसे हालात में क्या ये जो ज़िमनी इंतखाबात का शोर था, ये ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या ये डिले हो जाएंगे, कितना डिले हो सकते हैं? दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के अंदर से हम आए रोज़ आवाज़ें उठती हुई देख रहे हैं। कादिर मंदोखेल साहब अब ये बात कर रहे हैं कि अपोजिशन लीडर, अगर पीटीआई अब इस्तीफ़ा दे रही है कायमा कमेटियों से भी और उनका अपोजिशन लीडर नहीं है, तो फिर तो पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर होना चाहिए। तो ये मैसेज किसके लिए है? क्या आपस में मुशावरत के बाद ऐसी बातें की जाती हैं? इस पर हमने बात करनी है। राना साहब, पहले तो इलेक्शंस पे बात कर लेते हैं। आपको अब इलेक्शंस जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें जी, अगर तो इन हालात में एक तो जिन जिन हलकों में इलेक्शन होनी है उन हलकों में तबाही हुई है, सैलाब है। इवन लाहौर के अंदर भी, हाँ जी, इवन लाहौर में वही हल्का है, वही करीब तरीन है, बिल्कुल करीब तरीन है जी। तो इलेक्शन तो नहीं होने चाहिए। इस वक्त जितने आपने इलेक्शन में पैसे खर्च करने हैं जी, इस वक्त आप बहाली पे करें, आप एक सियासी महाज राई खोल कर जी और मामलात को उस तरफ ले जाने की बजाय आप एक तासर दें, भाई तमाम ज़मीनी इलेक्शन मुलतवी, सबसे पहले बहाली का काम होगा। ठीक है, ठीक है। ये पैगाम किसी और की तरफ से नहीं, हुकूमत की तरफ से जाना चाहिए। लेकिन मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई पैगाम नहीं है, इस वक्त तक कहीं से कोई खबर नहीं है। ये तो हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन ये उसी वक्त कंफर्म होगा जब इलेक्शन कमीशन कहेगा। जब इलेक्शन कमीशन ही नहीं कह रहा, जब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं कहा जा रहा। देखिए, अक्सर होता था भाई वेदर ठीक नहीं है, हाँ जी, या मुल्क के हालात ठीक नहीं है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था फौरी। अब तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये है कि इस मुल्क को बचाना है, इसकी मुआशियत को बचाना है। इंतजामिया अवेलेबल ही नहीं है राना साहब। इंतजामिया जिसने आके इलेक्शन करवाना होता है, इलेक्शन डे के ऊपर इतना काम होता है, वो इस वक्त फंसी हुई है। लेकिन वो समझते हैं कि शायद 6-7 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा और अब बाकी सब ठीक है तो हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है साथी, ऐसा होता है। साकिब साहब से पूछते हैं, साकिब साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं। साकिब साहब, इस्लामाबाद में ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से शायद उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह की कोई प्रेस रिलीज़ आ जाती। आपके पास क्या खबरें हैं और क्या आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं ये इंतखाबात? वैसे तो अब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने या इन्होंने आपस में बांटनी ही हैं नशिस्तें। इलेक्शन क्या होने हैं,
जब जो है वो एक्चुअली जो जमात है जिसका वोट 8 फरवरी को हमने देखा, अब वो इलेक्शन में ही नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने सिचुएशन पे बात की कि इस सिचुएशन में क्या इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए, वैसे होने तो चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि होंगे, मेरा ख्याल है कि तमाम हलकों में शायद जो है वो इलेक्शन कमीशन ना करे या हुकूमत भी ऐसी बात ना करे। असल में बात यह है कि हुकूमत वक्त अगर ये बात करे ना कि इलेक्शन कमीशन को कहे कि सिचुएशन को ऐसी बन गई है कि आप जो है वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दें, उसकी एक वजह है। बेशक ये सियालकोट से होता हुआ सैलाब तमाम इलाकों से होता हुआ ये पानी आगे जा रहा है, लेकिन पीछे जो कुछ उसने किया है उसको आपने बहाली भी तो करनी है, रेस्क्यू भी तो करना है, उनके मसाइल का हल भी तो करना है। उसमें सारी जो इंतजामी हिरारकी है वहां पे मसरूफ होगी। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि हुकूमत को ये कहना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को उस पर जो वो सोचना चाहिए और इलेक्शन पोस्टपोन कुछ दिनों के लिए कर दें, तो कोई उसमें मेरे ख्याल में हर्ज भी नहीं है कि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, इतना बड़ा सैलाब आया, लोगों के नुकसानात हो गए हैं। होना चाहिए, लेकिन होगा, मेरा ये ख्याल है कि कुछ हल्कों में शायद, कुछ हल्कों में आपको लगता है कि हो जाए, बाकियों में लगता है कि शायद ना हो। इलेक्शन कमीशन अभी तक हरकत में नहीं आया, यानी इस्लामाबाद में, आप हमें ये बता रहे हैं। राना साहब, दूसरा, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के ये ज़िमनी इंतखाब लड़ने जा रहे हैं और मुकाबले पे कोई भी नहीं है, पता नहीं किसके खिलाफ मिल के लड़ने जा रहे हैं ऐसे। लेकिन कादर मंदोखेल साहब एक तो ये बात कर रहे हैं कि जी कि अब अपोजिशन लीडर हमारा होना चाहिए पीपल्स पार्टी का, और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने हमारे शो में भी ये बात की थी, अब रिपीट की है कि नून लीग को अब हमारी ज़रूरत ही नहीं रही। अच्छा, बात ये है कि हम मेरे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं कादर मंदोखेल साहब। पीपल्स पार्टी उनकी किसी बात को ऑन नहीं करती, किसी बात को भी ऑन नहीं करती। तो उनकी राय है, उनकी राय। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये भी उनकी राय है। इसलिए पीपल्स पार्टी नॉन लीग को नहीं छोड़ सकती, नॉन लीग पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ सकती, और दोनों जो हैं वो एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, और उनको ये छोड़ेंगे उस वक्त जब इनको छुड़ाया जाएगा। हाँ जी, जब छुड़ाया जाएगा तो फिर ये छोड़ेंगे, नहीं तो चाहे सैलाब आ जाए, चाहे तूफान आ जाए। तो लेकिन राना साहब, सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी के अंदर से इक्का दुक्का लोग ऐसे बयानात क्यों दे देते हैं, पार्टी क्यों नहीं रोकती है? अच्छा, वो पार्टी चाहती है कि ऐसे बयानात चलते रहे। ख्वाजा आसिफ को रोका किसी ने? नहीं, ऑन किया तो बस ठीक है ना। तो मंदोखेल साहब की बात को अहमियत दें ना दें, लेकिन उनको ये नहीं कहते कि आपने ये बयान नहीं देना। हाँ, देखें वो तो दुखी है, शहबाज शरीफ का हल्का था वो। हाँ जी, उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब से जीत के, तो उन्हें अपने दुख का इजहार तो करना है ना। अच्छा, साकिब साहब से मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। जी, साकिब भाई, सो मोटो जी, ये हो सकता है अभी ये जो सैलाब में जो हुआ है, जहाँ पे जो कोताहियाँ थी, क्या आप समझते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ सकती है? राना साहब, ये यकीनी तौर पर आप ठीक कह रहे हैं कि पब्लिक इम्पोर्टेंस या मफाद आमा का मामला है, लेकिन अब जो अदलिया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत बदल चुकी है। मैं तो 100% कहूँगा कि ऐसे किसी इम्कान जो है वो हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इस मुल्क में हो गई, उस पर तो अज़ खुद नोटिस नहीं लिया गया। इलेक्शन से पहले हमने प्री पोल जो लेवल प्लेइंग फील्ड के मामलात थे वहाँ पर नहीं देखा, पोल डे पे पोल और जो इलेक्शन के बाद के मामलात में बहुत कुछ हुआ वहाँ पे नहीं देखा। तो अब भी ऐसे किसी, अब अदलिया से अगर आप कहेंगे कि कुछ ठंडी हवा का झोंका आएगा, मैं तो एज ए कोर्ट रिपोर्टर ये कहूँगा कि ऐसे किसी इम्कान मुझे नज़र नहीं आता। जहाँ तक ना ही समझिए ना, बात की थी में ना ही समझिए ना। जी बिल्कुल ना ही समझे, बिल्कुल ना ही समझे। आपने बात की पीपल्स पार्टी की, नहीं बिल्कुल, मैं तो वो हकीकी पिक्चर जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं जो हमें नजर आ रही है। आपने जो बात की पीपल्स पार्टी की, मंदोखेल साहब को तो साइड पे कर दे। पीपल्स पार्टी जो है वो देखे आप पंजाब में कहीं आपको नजर नहीं आएगी, चीदा मुल्तान में या एक दो और जगहों पे, या ये गुजर खान में राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो जीते। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को चाहती है कि हम जो है वो यहाँ पे अवाम में मारूफ हों, अवाम जो है वो हमारे पास आए, वोट दे हमें, लेकिन एक्ट वो ऐसे करते हैं जैसे जो है वो समझते हैं इस डिजिटल दौर में कि अवाम को तो कुछ पता ही नहीं है। सारे आईनी पोजीशनें आपने ले रखी हैं, सदर आप हैं, चेयरमैन सेनेट आप हैं, आप गवर्नर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सारे आप जो बने हुए हैं। और दूसरी तरफ क्या
डिप्टी स्पीकर, अपोजिशन पे भी नजर, अपोजिशन लीडर के मतलब ये मंदो खेल साहब ने बात की, हो सकता है पीपल्स पार्टी के अंदर सोच भी हो कि अपोजिशन लीडर की भी सीट खाली है तो वो हमें जो है वो मिल जाए। तो फिर एक काम करें ना, एक काम करें, कर लेंगे, लेकिन अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर सकते। साकिब साहब एक काम करें, मशवरा दें, जहाँ पे पानी ज्यादा है ना सारी अपोजिशन वहाँ फेंक दें, फिर ये एक रास्ता बनता है। नहीं, अपोजिशन तो वैसे ही एक ऐसा एक तरीकाकार बना हुआ है कि 8 फरवरी के बाद हम देख रहे हैं कि अपोजिशन सुकड़ रही है। मतलब पहले वो मखसूस नशिस्तों वाला, पहले बल्कि 9 फरवरी के बाद, 9 फरवरी आया, 8 फरवरी के बाद अपोजिशन की नशिस्तें कम हुई, फिर मखसूस नशिस्तें, फिर अभी 9 मई के केसेस, अभी फैसले होने हैं मजीद। तो मेरा ख्याल है राना साहब जो आप कह रहे हैं उसकी ज़रूरत ही शायद ना पड़े, वैसे ही वो सुकड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है साकिब साहब, आप भी ठीक कह रहे हैं। वैसे जाते जाते मैं भी एक खबर देता चलो साकिब साहब, बड़ा सितमगर होगा ये सितंबर। जी हाँ, सितंबर, ये सितंबर हमारे लिए आवाम के लिए तो ये आवाम के लिए तो ये बन चुका है, लेकिन ऑपोजिशन को अपने मामलात देखने चाहिए, लेकिन हुकूमतों के खिलाफ मफाद आमा के लिए, आम आवाम के लिए ऑपोजिशन करनी चाहिए। और हुकूमत को ऑपोजिशन को छोड़ते हुए ऑपोजिशन जो भी कर रही है आवाम के लिए हुकूमत करनी चाहिए। और हम हुकूमत से यही उम्मीद लगाते हैं कि ऐसे हालात के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है, अब वो ऑपोजिशन पे कम ध्यान दें और आवाम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए मैं नज़र आ रहे हूँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।